और साथियों, मैं आज आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन रिज़ल्ट को लेके फ़ोकानिया का और मौलवी का, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप जानते हैं कि जनवरी में ही हो गया था और अब तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं हालांकि इससे पहले एक बात और कह दूं कि एक चैनल है जिन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात करने की कोशिश की। मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उनसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उनसे बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी संस्था में जाएं तो ये जान लें कि किस आदमी के ज़िम्मे में कौन सा काम है। अगर उसके ज़िम्मे में आपका काम है तो उनसे सवाल पूछने का आपको राइट है। अगर उनके ज़िम्मे वो काम नहीं तो उनसे पूछने, ये बेवकूफ़ी है। जबकि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में आपके एग्ज़ाम करवाने के लिए, आपके रिज़ल्ट को तैयार कराने के लिए, इस तरह के जो भी काम हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इसके लिए एक स्पेशल आदमी बहाल होता है जिसको हम एग्ज़ाम कंट्रोल कहते हैं। तो जहाँ तक आपके रिज़ल्ट की बात रही, तो ये रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जितने लोगों के पास आपने अगर उस्तानिया किया हो या फ़ोकानिया किया हो, तो उनके पास आप देखेंगे कि नीचे में कुछ लोगों के साइन होते हैं, तभी जाके आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑथोराइज़ होता है और हर जगह मान्यता प्राप्त होता है। तो उनमें आप जानते हैं कि अभी कुछ एक लोगों की कमी है जिनके साइन सिग्नेचर अभी नहीं हुए हैं। अगर वो जैसे ही होता है तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। ताख़िर की वजह यही है और कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके वो सर्टिफिकेट को रोक के रखे हुआ जानबूझ के, ऐसा नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द रिज़ल्ट मिल जाए ताकि अगले सेशन में आपका एडमिशन हो जाए। और इसी तरीके से जो बच्चे इस मदरसे के बाद स्कूल में जाना चाहते हैं या कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो आसानी से जा सके, क्योंकि कॉलेज के भी सेशन शुरू हो चुके हैं और स्कूल में भी एडमिशन लेने की प्रक्रिया जारी है। तो वो खुद ही जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द आप तक आपका रिज़ल्ट पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच रही तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, इसको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो लोग सोए रहते हैं और काम नहीं करते, नहीं, काम में वो लोग खुद ही इसमें रिज़ल्ट को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट तैयार हो और बच्चों तक उनका रिज़ल्ट पहुँच जाए। इस सिलसिले में क्योंकि देखा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, लेकिन आज मैं आपसे कुछ और भी स्पेशल बात करने जा रहा हूँ। वो है एक संकल्प, अपने आप से एक वादा। आप ये वादा कीजिए इस रमज़ान में। आप जानते हैं कि रमज़ान अल्लाह के महीनों में से सबसे बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमत नुज़ूल का जो है रहमत नाजिलें होती हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। और इसी महीने में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद बैतुल मुक़द्दस से अर्श पे जाने का मौका मिला था। तो यूँ भी ये बहुत ज़्यादा बाबरकत है। और मैं साथ ही आपसे जो संकल्प लेने वाला हूँ ये कि आप और हम में से हर कोई ये संकल्प ले कि हमको अपनी यानी मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हालत को सुधारनी है, खा वो इकनॉमिकली हो या सोशली हो या पॉलिटिकली हो, किसी भी तौर पे आपको अगर इनकी हालत को सुधारना है तो सबसे पहले इनकी एजुकेशन को सुधारनी होगी। और एजुकेशन सुधरेगा इनके बेसिक केंद्र से। मुस्लिम माँ के कोख से जन्म लेने वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अपनी तालीम का आगाज़ वो स्कूल से नहीं बल्कि मस्जिद से या मकतब से, मदरसे से करता है, फिर उसके बाद वो जाता है। और यूँ भी आप देखें, हर दिन की शुरुआत वो मकतब ही से करता है या मौलवी साहब से करता है या फिर मदारिस से करता है, फिर 8-10 बजे जो वो स्कूल जाता है। अक्सरियत का यही हाल है। जब सबसे पहले मेरे पास आता है स्कूल, मदरसे, मकातिब में जाते हैं, तो उन्हें सबसे अच्छी एजुकेशन वहीं पहले प्राप्त हो, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप जितने भी मकातिब हैं, मदारिस हैं, उनकी एजुकेशन की हालत को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि बच्चे वहाँ जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करके चले आते हैं। अब बच्चे की गलती नहीं, बच्चे तो हर सुबह उठ के जाते हैं, लेकिन ना पढ़ाने वालों की गलती है। हम में से हर कोई जानता है कि जितने भी सरकारी मदारिस हैं उनमें एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ एक में है, लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं कि जहाँ एजुकेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। अब अगर एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं तो आप याद रखिए कि इंदल्लाह एक दिन आप
रोज़े महशर में अल्लाह के पास खड़े होंगे और अल्लाह ताला आपसे सवाल पूछेगा कि आपने जो नौकरी पाया था क्या उसकी लियाकत आपके अंदर थी, क्या आपके अंदर वो सलाहियत थी? अगर नहीं थी तो आप उस दिन क्या मुँह दिखाओगे? आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहेंगे, तो आप कितने ज़्यादा शर्मिंदा होगे। चंद पैसों की खातिर आज आप जो है वो नौकरी ले रहे, लेकिन लाखों बच्चों की जो है फ्यूचर तबाह हो रही है। उनके जो बेसिक फंडामेंटल जो है इस्लाम के जो वो सीख था वो नहीं सीख पा रहा आपकी वजह से, क्योंकि वो उसके आप हकदार नहीं थे और आपने वो नौकरी अपने फेक सर्टिफिकेट पे, जाली सर्टिफिकेट पे या यूं ही सर्टिफिकेट पा लिया, लेकिन एजुकेशन नहीं पाया और बहाल हो गए। तो ये तो कहीं ना कहीं आपसे इसका पूछ होगा, ऐसा नहीं है कि यूं ही खाली छोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम जो मैंने लिया है, जो होता ये एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में तालीम नौबालिगान एक बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है, जो हर उम्र के लोगों को, उम्र सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने तालीम नौबालिगान का सिस्टम शुरू किया कि किसी भी उम्र वाले पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आप अगर शेड्यूल ट्राइब में चले जाएं, शेड्यूल कास्ट में चले जाएं, जिसको आप छोटी जाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं, उन मोहल्लों में चले जाएं, गली कूचों में चले जाएं, तो आप देखेंगे इस सिलसिले के जो हैं 36,000 टीचर बहाल हैं, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत से लोग उनसे फ़ायदा उठा के अपनी हालात को लिखने पढ़ने में अपने बहुत सुधार लाया है। जो पढ़ना नहीं जानते तो वो पढ़ना सीख रहे हैं, जो लिखना नहीं जानते तो वो लिखना सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख के आज इसी वजह से इसके 70,000 बिहार में सीट है और बिहार सरकार रोज़ बरोज़ इस सिलसिले में टीचर की इजाफा करते जा रही है। इसके फ़ायदे हैं और इसको कहीं ना कहीं उसका बहुत बेनिफिट दिख रहा है। इसी वजह से बिहार सरकार टीचर रोज़ बरोज़ बहाल करती है ताकि और ज़्यादा बिहार को सुधार मिले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अब नहीं सीख सकता हूँ, वो चीज़ें, वो एबिलिटी मैं अपने अंदर नहीं पैदा कर सकता हूँ, आप इस्तीफ़ा दे दें। यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक आप सुरखरू होंगे और साथ ही साथ आप एक अच्छे काम के लिए अपने आप को उससे सबकुदोश कर लिया तो यकीन रखिए अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा, आपको अल्लाह ताला भूखा नहीं मारेगा। क्योंकि अल्लाह पे अगर आपका यकीन है तो इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त की रोटी कहीं भी खिला सकता है। आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, दूसरे जो काम जानते हैं वो काम कर सकते हैं। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आपको वहाँ भी खिला सकता है। तो अगर कौमी हालात को सुधारना है तो ये ऑप्शन आपको हमेशा रखनी चाहिए कि हम उसी वक्त कौम की हालत को सुधार सकते हैं जब वहाँ पे जो जिनका हक़ है वो पहुँचे। दूसरी बात, मैं आज अभी क्योंकि बिहार में नहीं हूँ और साउथ इंडिया में हूँ, मैं कई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी तरीके से आपको केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, मैं इन राज्यों में घूम आऊँ और मैंने यहाँ देखा है कि 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ी तादाद है। अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ कि पूरे साउथ इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है और जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, ये उन्हीं बच्चों के कंधे पे खड़ी हैं। अगर ये बच्चे वहाँ छोड़ दें तो ये सारी की सारी फैक्ट्री और सारी की सारी इंडस्ट्री ठप होकर रह जाएगी, एक दिन में क्रश हो जाएगा। इतनी लंबी तादाद है इनकी और मालूम है कि ये रात दिन खटते हैं, रात दिन खटते हैं और मिलता कितना आखिर में जाके 15,000, 10,000, 20,000, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। अब सोचिए कि इसमें किसकी गलती है। इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो इंसान जो पढ़ लिख के अपने आप को संभाला, अपने आप को संवारा है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, तो वो एक साइन, एक सिग्नेचर करता है और ऑफिस देख लीजिए उनका कितना हाई फाई होता है, कितना अच्छा होता है, वेल मेंटेन होता है, एसी लगे होते हैं और वहाँ जाकर वो सिर्फ 2, 4, 5 घंटा ड्यूटी देता है और उसको लाखों लाख रुपए तनख्वाह मिलता है। तो ये एजुकेशन की पावर है कि आप अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त किए हैं तो रात दिन खटिएगा तो आपको कितना 10,000 से 15,000 मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ लिख के काम करेंगे तो वही आपको उतने ही, उससे काफ़ी कम वक्त में आपको लाखों रुपए मिल रहा है। तो ये एजुकेशन की अहमियत को हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं अभी तेलंगाना में हूँ और तेलंगाना में मैंने देखा कि पिछले दिनों
कई मज़दूर मर गए, लेकिन एक जो मुझे बहुत ज़्यादा जिनके बारे में ठेस पहुंचा, मेरे दिल में तकलीफ़ हुई। एक लड़के ने खुदकशी कर लिया, उनकी उम्र मात्र 16 साल थी और वो 4th मंजिल से नीचे कूद के अपनी जान दे दिया। जब उनके पीछे बैकग्राउंड मैंने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि उनके घर वाले उनसे पैसा की डिमांड कर रहे थे। अब वो जितना कमा पा रहा था, लगभग 7-8 हज़ार रुपये, लोहे फैक्ट्री में था, 7-8 हज़ार रुपये कमाता था। घर वाले उनसे उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। अब वो इस टेंशन में था कि क्या करूं, मैं जितना कमा रहा हूं उसमें से पूरे के पूरे घर दे देना हूं, तब भी आप ज़्यादा कहाँ से लाए, चोरी चमारी कर नहीं सकते हैं। अब वो ये बातें उनको समझ में नहीं आई, उन्होंने खुदकशी कर लिया। अब बताइए इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? मैं सबसे पहले उन टीचरों को ज़िम्मेदार मानता हूं जो मकतब मदारिस में पढ़ाते हैं, और ये बच्चा जिनके पास गया था, आपने उसको एजुकेशन नहीं दिया, इसी वजह से उनके माँ बाप ने उनको काम के लिए भेज दिया। अगर आप उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझा दिए होते, उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को आप सिग्निफिकेंट एजुकेशन का समझा दिए होते, तो वो और भी तकलीफ़ें सह सकते और अपने बच्चे को पढ़ाते। कहते चलो मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर रही है, बर्बाद हो ही गई है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो, सुनहरा तुम्हारा फ्यूचर हो, तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते और अपने कुर्बानी को देते। लेकिन जब देखा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ाने का, स्कूल में जाने का या मकतब मदारिस में जाने का, तो इसी वजह से काम में भेज देते हैं गार्जियन। जब काम में भेजते तो ये उनकी हालत होती है। इसलिए खुदारा आपसे वास्ता है कि आपके पास सबसे पहले मदारिस में मुस्लिम बच्चे जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले उनकी सिंचाई होनी चाहिए, और जिस तरह जहाँ आप पहले गए वहाँ आपको अगर अच्छा एजुकेशन मिला, वहाँ आप एजुकेशन की अहमियत को जान गए, तो यकीन मान रखिए कि वो बच्चा आगे चल के IAS भी बनेगा और PhD होल्डर भी बनेगा। लेकिन आपने वहाँ बर्बाद कर दिया तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा। और मुस्लिम एजुकेशन में एक स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि जान के आपको हैरानी होगी कि मुस्लिम बच्चे अपने एजुकेशन को कब छोड़ते हैं? 5वें, 6ठे, 7वें क्लास में छोड़ने की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, 5वां हो, 6ठा हो, 7वां, 8वां हो, इस वक्त उनकी उम्र मात्र 10 से 11 साल होती है। अब 10-11 साल में उनके एजुकेशन छोड़ने पे, और 10-11 साल में हम में से हर कोई जानता है कि बच्चे अक्सर मौलवी साहब के पास जाते हैं, मदरसे में जाते हैं और मकातिब में जाते हैं और वहाँ पढ़ते। जब वहाँ उनको पता ही नहीं चला एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, तो वो छोड़ देता है। इसी तरीके से आपको जो मैट्रिक में है, इंटर में है, एजुकेशन छोड़ने की वहाँ भी मतलब रेशियो है, लेकिन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा रेशियो है आपको 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में। तो इसलिए अपने आप को अगर ये चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी बेहतर करे, तरक्की करे, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी आपको देनी होगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात बदल रहे, लोग अपने आप को, आपको मालूम है, एक जान के ये भी आपको हैरानी होगी कि आप जिसको अपने पास बैठाना नहीं चाहते थे, आप नहीं बल्कि ब्राह्मण भी, बड़ी जाति भी, उनको अपने पास नहीं बैठाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे। मैं बात कर रहा हूँ उन जातियों का जिसको आप चमार कहते हैं, हलकोर कहते हैं, दुसाद कहते हैं, छोटी जाति कहते हैं। वो जाति देख लें आज कितनी तरक्की कर रही है। और हिंदुस्तान में अगर आप जातियों पे स्टडी करेंगे तो देखिएगा सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली वही है जिसको आप अपने पास नहीं बैठाते थे, यानी चमार, दुसाद, हलकोर। ये अब इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं इसके पीछे 2 फैक्ट मानता हूँ और 2 शख्सियत को मानता हूँ। एक ज्योतिबाई फूले और दूसरे डॉक्टर अंबेडकर। आपको ज्योतिबाई फूले ने इस समाज के जाति सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिश की, आप जब स्टडी करें तो आपको पता होगा। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे कौम की हालात बदल के रख दी, पूरे जाति सिस्टम का हालात बदल के रख दिया। आज देखें कि चमार चमार रहते हुए अपने आप को फ़ख्र कर रहा है और उसी में वो जान रहा है कि इस चमार रहने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और रात दिन मेहनत करके वो उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, उनके जो नेता भी हैं उनके लिए और जो उनके बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो भी सोच रहे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक बच्चे को सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा। ये चीज़ें उनको समझ में आ गई, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं और तेज़ी से तरक्की भी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में देख लें कि सिस्टम में इनका बहुत ज़्यादा फुकदान है। 100 में से 1 आदमी है और वो 1 आदमी क्या कर सकता है? इसलिए जो अपने आप को रहबर मानते हैं, जो अपने आप को एक परिवार का ही, अपने घर का ही आप हेड ऑफ कमान हैं,
तो आपको कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से हर घर के हालात बदलेंगे और आप जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, आप अपनी हालात को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। ये बातें यकीन रखिए। इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इस बार मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ और अपनी टीम की ओर से, पूरे एबिक की टीम की ओर से, कि इस बार कई मदारिस में, मकातिब में इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से बहुत सी किताबें दूंगा ताकि वहाँ लाइब्रेरी बन सके, और इसी तरीके से टेबल बेंच दूंगा जिस पे बच्चे अपनी किताबें रख के पढ़ सके। और इस तरीके से हमारी एक छोटी कोशिश होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर अच्छी कोशिश हुई, ये संकल्प ले लिया कि इंशाअल्लाह शव्वाल में जो ओहदा मैंने लिया है, जो ड्यूटी हमें मिली है, उस ड्यूटी को हम अपनी जी जान से अदा करेंगे, अब पूरी करेंगे। आप बताइए, आप तर्क देते हैं कि बच्चे आते नहीं, हम कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे स्कूल में जाते क्योंकि वहाँ उन्हें कपड़ा मिलता है, फिर इसी तरीके से खाना मिलता है। आप कैसी, मतलब ये किस तरह का लामानी तर्क है, बहुत बेहुदा तर्क है। आप सोचिए कि आप ही के राज से लाखों बच्चे दूसरे मदारिस, प्राइवेट मदारिस में जाते हैं पढ़ने के लिए। आप ही के राज से लाखों बच्चे अलग देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या वो बेवकूफ़ है? जहाँ पढ़ाई होगा वहाँ बच्चे जाएंगे, खर्च हो या कुछ भी हो, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें सहनी पड़ी, क्योंकि हर फैमिली को ये पता चल गया कि जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो आप अगर पढ़ाइए तो हर एक बच्चे आपके पास आएंगे। मैं ऐसे कई मदारिस को जानता हूँ जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी है, और वहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये कोई दूर की बात नहीं। मैं, आप जब भी आप हमसे पूछना चाहेंगे, मैं उन मदरसों का आपको एड्रेस दे सकता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, और उस मदरसे में 6 के 6 टीचर बहुत अच्छे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हर एक बच्चा आ रहा है। अब बहुत आपको देखने में पता ही नहीं चलेगा कि ये सरकारी मदरसा है, बल्कि लगेगा प्राइवेट मदरसा है, सब बच्चा पढ़ रहा है। तो कोशिश किया उन्होंने, अपने ड्यूटी को समझा, जो ओहदा लिया उस ओहदे की अहमियत को जाना, और उन्होंने एजुकेशन देना शुरू किया, तो इसी वजह से वो इतना गुलजार है। लेकिन आप और मदारिस में चले जाएं, देखें कि ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ बकरी कुत्ता मरा हुआ है और एकदम बिल्कुल सुनसान जंगल में आ गए हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए भी ख़राब है और उस कौम की भी हालत नहीं सुधर सकती। मुस्लिम के अगर इकोनॉमिकली, सोशली और हर तौर पे उत्थान चाहते हैं तो सबसे पहले जो उनका बुनियादी केंद्र है मदारिस, मकातिब, वहाँ से शुरुआत करनी होगी। वहाँ एजुकेशन आप बेहतर कर दीजिए, देखिएगा मुस्लिम कौम अगले 10 सालों में खुद ब खुद सुधर जाएगी और तरक्की कर जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैंने इस पर लंबा जो है स्टडी किया है और बहुत फैमिलियों से बात करने के बाद मैं ये बातें आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू।